हेलो प्रीति जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हो सकती मैं। ओके ओके, कोई नहीं, ऐसे रिकॉर्डेड रहेगा सेशन। तो आज हम लोग इस जो टॉपिक जो हम लोगों ने कल उठाया था आज उसको फिनिश कर देते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था सप्त धातु, है ना? तो कल आप जुड़ी थी क्लास में? अगर अगर कल मैम, आप नहीं जुड़ी थी तो मैं एक बार फिर से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूँ इस टॉपिक से। देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जैसा हमारा डाइट चल रहा है यस तो मैम। हाँ, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जैसा हमारा डाइट चार्ट का जो सब मतलब डाइट चार्ट तो नहीं कहें, बेसिक जो आहार का जो एक परिचय है ना आयुर्वेद के अनुसार, तो उसमें हमारा जो पहला सप्त धातु जो है, ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मतलब कि अपने आप में गहरा टॉपिक है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को व्यक्ति समझ ले तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो जैसा कि सप्त धातु नाम से पता चल रहा है, सप्त यानी कि सात, धातु यानी कि एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सप्त का मतलब सात हुआ। धातु का जो यहाँ अर्थ है धर्म से रिलेटेड है। धर्म जैसे कि एक राज्य को, एक देश को, एक प्रदेश को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से जो धातु है वो हमारे इस शरीर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 जो धातुज हैं, इनकी उत्पत्ति बहुत ज़रूरी है हमें एक सोशल और कह लीजिए मेंटल फिजिकल हर तरीके से फिट रहने के लिए। तो 7 धातु में ये 7 चीज़ें आती है। पहला है रस, फिर है रक्त, रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है? तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले रस धातु में परिवर्तित होता है। इसके बाद क्रमशः बाकी धातुओं का निर्माण होता है। जैसे हम कोई भी भोजन को अपने मतलब जैसे मुंह में डालें, उसको वहाँ से ब्रेक डाउन करना हम स्टार्ट करते हैं, चबाते हैं, ठीक है? चबाने के बाद उसको हम निगलते हैं और फिर हमारे वो पेट में आमाशय में जाता है। उसके बाद फिर हमें नहीं मालूम कि उसके आगे क्या होता है। तो उसके आगे यही होता है कि वो जो खाना ब्रेक डाउन हुआ उससे उसकी जो रस है ना, उसके न्यूट्रिशंस हैं वो निकलते हैं। तो जिसे हम यहाँ कहते हैं रस। अब रस तो बन गया। अब रस के बाद अगर रस बना है सही से तभी हमारा रक्त भी बनेगा, ठीक है ना? यानी कि 3 से 4 दिन का समय लगता है आई थिंक वो रस से रक्त बनने में। मतलब अगर आपने आज जो भोजन किया वो 3 दिन बाद आपके रक्त में परिवर्तित होगा, आपके ब्लड को फॉर्म करेगा। तो अगर रस कम बना है या रस ठीक प्रकार से नहीं टूट पाया है, मतलब कि रस का एकत्रण जो हुआ है वो रस नहीं बन पाया है, भोजन से अच्छे से बॉडी रस को अवशोषित नहीं कर पाया, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हुआ है, तो फिर रक्त भी कम मात्रा में बनेगा। और अगर रक्त कम बना तो उससे फिर मांस हमारा प्रभावित होगा, मांस कम बनेगा, यानी कि मसल्स हमारे कम डेवलप होंगे, है ना? फिर अगर मांस कम होगा तो हमारे हड्डियों पे उसका असर पड़ेगा, और हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो हड्डियों के जो अंदर मांस कम बनेगा तो मेद पर असर होगा। मेद कहने का मतलब फैट पे असर होगा। फैट हमारे बॉडी में जो गुड फैट्स है उसकी कमी होगी। उसके बाद फिर अगर फैट सही से नहीं बना तो बोन्स हमारे वीक होंगे। बोन्स के बाद फिर हमारी मज्जा यानी बोन मैरो वो वीक होगी, और फिर वो भी अगर अच्छे से नहीं बन पाया तो फिर हमारी जो शुक्र धातु है, जो आखिरी हमारा जो धातु है शुक्र धातु, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स के तरीके से हम समझा सकते हैं, मैं आगे डिटेल में समझाऊंगी सबको, तो वो फिर हमारा बिगड़ जाएगा, जिसके चलते हम कहीं से भी पूरी तरीके से उसको स्वस्थ कहते हैं वो नहीं हो पाएंगे।
प्रत्येक धातु का पोषण अगले धातु के निर्माण के लिए होता है। अगर भोजन पौष्टिक है, पाचन अच्छा है, एक सेकेंड, अगर भोजन पौष्टिक है, पाचन अच्छा है और दोष संतुलित है तो धातुएं भी शुद्ध और बलवान रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा पाचन शक्ति अच्छा है, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, तो हमारा वो सारा कुछ अच्छे से बनेगा, उससे सारे अच्छे से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होंगे, जिसको कहते हैं ना कि सारे रोगों की जननी हमारा पेट ही है। अगर कोई भी बीमारी स्टार्ट होती है तो हमारे पेट से ही होती है। अब बात करते हैं धातु पोषण की गति, जैसे कि रस। हाँ, जैसे मैंने बताया रस, जैसे आपने आज खाना खाया तो उससे जो रस निकला, ठीक है, 5 दिन बाद रक्त बनेगा, 10 दिन बाद मांस बनेगा और फिर 15 दिन बाद मेद बनेगा यानी फैट, और फिर 20 दिन लगते हैं हड्डियों को, मतलब कि वो जो आपने आज खाया ना 20 दिन बाद वो आपके हड्डियों में जा कर के लगेंगे। मतलब खाया हुआ पिया हुआ जो भी है वो आपके हड्डियों के हेल्थ को करीबन 20 दिन बाद वो आपके हड्डियों तक पहुंचेगी वो सारे न्यूट्रिशन। 25 दिन बाद आपके बोन मैरो के लिए वो जाएगा और फिर आखिरी के 30 दिन यानी कि 1 महीने बाद वो आपके शुक्र को बलवान करेगा। अगर मान लीजिए रस हमारा सही से नहीं बन रहा है तो कौन सी दोष होगी, तो यहाँ पे वात, पित्त और कफ तीनों हमारे दूषित होना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी स्टार्टिंग स्टेज है अभी। फिर अगर रक्त दोष हुआ यानी रक्त सही से नहीं बना तो क्या होगा, तो पित्त हमारा प्रधान होगा, यानी बॉडी में पित्त बढ़ेगा। आपने पित्त वाले क्लास में ज्वाइन किया था तो पित्त के बारे में इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया पित्त क्या है। ठीक है, पित्त बिगड़ता है तो कितनी सारी बीमारियां होती है, करीबन 40 बीमारियां होती हैं हमें पित्त बिगड़ने से, जिसमें कि हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी की समस्या, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लग जाएंगे और स्पाइसेस खा नहीं पाएंगे, खाया पिए, मतलब पूरा का पूरा आपके डाइजेशन को ये असर करेगा, जिसके चलते हमारा जो इमोशनल बैलेंस है वो भी बिगड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे वो रिलेशनशिप में एक बहुत कह लीजिए कि गुस्सा बार बार आना है ना, गुस्सा बार बार आना तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो आपके घर का हो या फिर आपके ऑफिस का हो। फिर अगर मांस सही से नहीं बना तो फिर कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कफ आपके शरीर में बढ़ेगा, विच मीन्स आप बहुत ज़्यादा फटीगनेस महसूस करेंगे, आलसी हो जाएंगे और शरीर में धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगेगा यानी बैड फैट, जिसके चलते मेद दूषित होगा। जैसे मैंने कहा ना बैड फैट, तो बैड फैट आएगा, गुड फैट, यहाँ पे मेद यानी गुड फैट को दर्शा रहा है। गुड फैट, हमारे बॉडी में फैट भी होना बहुत ज़रूरी है लेकिन वो बैड नहीं होना चाहिए। बैड फैट और गुड फैट में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। मॉडर्न डाइट जब हम पढ़ेंगे ना, मॉडर्न न्यूट्रिशन, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आयुर्वेदिक अकॉर्डिंग अभी इसमें नहीं आएगा अभी ज़्यादा, तो इसमें भी कफ प्रधान हो ही जाएगा बॉडी में। अस्थि यानी कि बोन्स पे आपके फिर वो दिखेंगे, तो फिर वात बढ़ेगा यानी कि आपके जॉइंट पेन्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, अर्थराइटिस की समस्याएं है ना, बैक पेन, नेक पेन, ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। फिर मज्जा अगर आपका बिगड़ रहा है तो फिर से कफ ही बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आपको बहुत जल्दी कफ यानी कि सिर्फ मोटापा नहीं है, बहुत जल्दी आपको बीमारी कोई भी जैसे सर्दी खांसी या जो सीजनल जो भी फ्लूज वगैरह हो रहा है वो आपको बहुत जल्दी कर लेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को ये स्लो कर देगा। और जो शुक्र है वो आपके ओज को छीन लेगा, यानी कि आपके चेहरे में एक जो कह लीजिए कि ओज एक जो चमक होती है, एक जो कहते हैं ना कि फेस में एक जो ग्लोइंग होता है, नेचुरल ग्लो, वो नेचुरल ग्लो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, एकदम शरीर और चेहरा तो बेजान सा हो जाएगा, रूखा सा हो जाएगा। और कितना भी आप कुछ सप्लीमेंट्स ले लीजिए और क्या क्या चीज़ें आप फेस पे लगा लीजिए तो 2-4 दिन तक तो रहेगा ग्लो, लेकिन वो नेचुरल और परमानेंट नहीं रहेगा। तो ये शुक्र धातु का ही है प्रताप की आपके शरीर में एक जो योगी होते हैं, एक जो सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके चेहरे का जो एक चमक होता है, जो आँखों की चमक होती है, वो शुक्र धातु से ही होता है। तो अगर हमारी ये ऊपर के 6 धातु अगर अनबैलेंस हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो 7th धातु है शुक्र धातु वो भी अनबैलेंस होगा। अब हम रस धातु की ओर बढ़ते हैं। रस यानी कि शरीर के सारे रस, जैसे रक्त, प्लाज्मा, लार, पसीना इत्यादि, ये सारे जो रस है यानी कि लिक्विड चीज़ें हैं, रस की कमी से शुष्क त्वचा यानी कि ड्राई आएगा, हमारे स्किन में ड्राइनेस बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर थकान और चिंता बढ़ेगी। ठीक है, रस की अधिकता से, अगर रस अधिक बन गया तो भी नुकसानदेह है और रस यदि कम बना तो भी नुकसानदेह है।
तो रस अगर अधिक बन रहा है तो शरीर में सूजन आएगा, भारीपन आएगा, जिसको मैंने कहा कि एक तरह से कफ का जो है वो कह लीजिए कि कफ की समस्याएं बढ़ेंगी, शरीर में इन्फ्लामेशन होगा, चाहे वो आपकी आंतों में सूजन होगा या पूरी बॉडी आपकी फूली सी लगेगी, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि आपके जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायराइड का जो बैलेंस है, हार्मोनल अनबैलेंस आपका बढ़ेगा, जिसमें कि थायराइड भी एक है, और जिसके चलते आपको शरीर भारीपन सा लगेगा और कुछ काम करने की इच्छा नहीं करेगी, ना चलने की ना दौड़ने की, शरीर में बहुत जल्दी थकान हो जाएगा। तो ये पहला हुआ आपका। फिर अगर मैं सस्ती और सरल चिकित्सा की बात करूं कि जो आप कर सकते हैं आराम से घर पे, तो सुबह खाली पेट सौंफ का पानी और मिश्री ये आप ले सकते हैं। भोजन के बाद आंवला या धनिया का पानी ले सकते हैं, या फिर आप भोजन के दौरान ही आंवला की चटनी या धनिया की चटनी इस प्रकार से भी आप उसका कह लीजिए कि सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 बार गुड़ धनिया का पानी लें, ठीक है। तो गुड़ धनिया का पानी जो है वो आपके रस धातु को संतुलित करता है। तो अगर हम गुड़ धनिया का पानी बना रहे हैं तो जिसमें हम 1 चम्मच धनिया का बीज लेंगे सुखा करके और 1 चम्मच गुड़ लेंगे और 200 से 250 ml लीटर पानी में हम दोनों को भिगो देंगे और सुबह पानी को हल्का गर्म करके छान लेंगे और उसमें बाद फिर मतलब छानने के बाद फिर गुड़ को घोल देंगे, ठीक है। मतलब रात भर धनिया का पानी को आप ये बॉईल करिए, देन उसको गुड़ मिला करके आप छान दीजिए। सेवन का समय जो है दिन में 2 बार लेंगे। समय जो है सुबह नाश्ते के बाद। रस धातु का पोषण, त्वचा में चमक। अगर आपका उद्देश्य रस धातु का पोषण करना है, यानी कि रस धातु हमारे बॉडी में बैलेंस्ड बने, है ना, उसका जो पोषण है वो सही से हो और जो हमारा स्किन है उसमें एक ग्लो आए, अगर ये आपका उद्देश्य है तो सुबह के नाश्ते के बाद आप इसका सेवन करिए, है ना, अगर आपका उद्देश्य ये है तो, जो आपके कफ दोष को भी संतुलित करेगा। संतुलित करना अच्छा है कफ दोष, क्योंकि कफ से ही हमारे बॉडी में ग्लो आता है, हमारी बाल में एक शाइन आता है, सॉफ्टनेस आता है कफ धातु से ही, अगर वो बैलेंस है तो। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ओवरवेट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। और अगर आपका उद्देश्य शरीर की थकान और तनाव को दूर करना है, अगर शरीर में बहुत ज़्यादा फटीगनेस हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है आपको, तो आप दोपहर के भोजन के बाद आप लें, जिससे कि आपका पित्त संतुलित होगा। यानी कि ये जो आप उद्देश्य समझ रहे हैं ना, थकान और तनाव, ये कहीं ना कहीं पित्त के अनबैलेंस होने के कारण शरीर में तनाव और थकान आ रहा है। और अगर बॉडी में चमक नहीं है, बॉडी में शुष्कपन आ गया है, ड्राइनेस आ गया, तो कहीं ना कहीं वो आपका कफ दोष है। तो अगर आप सुबह सुबह लेते हैं नाश्ते के बाद, तो वो आपके बॉडी में क्या करेगा, पोषित करेगा आपके धातु रस को, यानी रस धातु को, और शरीर में, बॉडी में, स्किन में चमक लाएगा। और अगर दोपहर के बाद आप लेते हैं तो थकान और तनाव को दूर करेगा। रात में सेवन नहीं करना चाहिए, इस रात में इसका सेवन निषेध माना गया है, क्योंकि रात में यह जल शरीर में कफ वृद्धि कर सकता है। यदि हम रात में अगर इसका सेवन करें तो ये हमारे शरीर में कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका निषेध माना गया है। अब जैसे जिसके अंदर वात अधिक है तो उन्हें कहा जाता है कि आप कफ को बढ़ाओ, है ना, वात यानी ड्राइनेस, तो आप हैवीनेस और एक जो कह लीजिए ऑयली चीज़ें, हैवी चीज़ें, उसको आप लो तो आपका जो वात है वो शांत होगा। लेकिन फिर भी हमें रात में सेवन नहीं करना है। अगर आपको कफ़ी बढ़ाना है तो आप नाश्ते के बाद ले लीजिए, दोपहर में आप खाने के बाद ले लीजिए, अगर आपका पित्त है तो। अगर शरीर में सूखापन, वात वृद्धि अधिक हो तो इसमें शहद की कुछ बूंद भी आप मिला सकते हैं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है ना, शुष्कता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जैसा मैंने आपको सारे लक्षण बताए थे वात के, तो वात के लक्षण आपको दिख रहे हैं कि हमारे जॉइंट पेन हो रहे हैं, हमारी बाल झड़ रही है, हमारा दिमाग एक जगह नहीं रहता, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सारा लक्षण हमारा वात का है। तो आप इसमें कुछ बूंद शहद के मिला सकते हैं। अगर शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको अंदर से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो आप इसमें आंवला का पाउडर 1 चुटकी मिला सकते हैं। अब बताया जा रहा है रस धातु संतुलन की निशानी। अगर आपका रस धातु संतुलित है सच में, तो क्या क्या आपको निशानियाँ दिखेंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में आपका रस धातु संतुलित है। तो त्वचा में चमक होगा, थकान में कमी आएगी और मन में प्रसन्नता बना रहेगा। अब हम रक्त धातु की बात करें, दूसरा धातु हमारा रक्त धातु। सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई मतलब फास्ट में ज़्यादा नहीं चल रही हूँ ना।
ओके ओके नो मैम। ओके। तो रक्त धातु ब्लड टिश्यूज यह शरीर की ऊर्जा, तेजस्विता और जीवन शक्ति का स्रोत है। अगर मैं रक्त की बात करूँ तो रक्त ये है हमारी बॉडी में जो एनर्जी है और एक जो तेजस्विता है, एक जो शरीर में एक हमारे बॉडी में एक फेस में जो हमारा तेज होता है, एक जो ग्लो ग्लो यहाँ पे सिर्फ स्किन के ग्लो से मैं बात नहीं कर रही, एक जो पर्सनालिटी होती है ना वो वहाँ पे दिखती है, जो तेज होता है वो पर्सनालिटी से यहाँ से रिलेटेड है कि आप किसी के सामने जाते हैं तो आपकी एक पर्सनालिटी फिजिकल होती है, तो फिजिकल में आपकी हर चीज़ को देखा जाता है, चाहे वो आपके पॉस्चर्स हो, चाहे वो आपकी स्किन का एक जो टेक्सचर है वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आपके स्किन में बहुत पिंपल्स हैं या बहुत झुर्रियाँ हैं या फिर दाग धब्बे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके एक पर्सनालिटी पे अंकुश लगा सकता है ना। मैं पहला स्थान उसको नहीं दूंगी, लेकिन हाँ फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपके फेस से ही पड़ता है। तो अगर आप संतुलित हैं भीतर से तो वो आपके चेहरे, आपकी स्किन पे दिखेगा ही दिखेगा। और जीवन शक्ति का स्रोत है, यानी कि जीवन में जो शक्ति है, जीवन जो हम जी रहे हैं ना कहीं लोग जी रहे हैं, मतलब जिंदा है, लाइफ को कैसे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं जैसे तैसे। लेकिन आप अगर देखेंगे वैसे लोगों को जिनका रस धातु सही बन रहा है और तभी रक्त अच्छा बनेगा, तो जिनका रक्त शुद्ध है, रक्त का जो मात्रा है वो सही है, तो उनके जीवन में एक अलग ही एक चार्म होगा, एक प्रसन्नता होगा, लाइफ को वो खुल के जीने वाले होंगे, है ना। तो ऐसी होती है। और आपकी बीमारियां आपसे जब कोसों दूर रहेंगी तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, सबको प्रसन्न भी रखेंगे। रस को ही आयुर्वेद में जीवन का आधार, रक्त को ही आयुर्वेद का मतलब कि जीवन का आधार माना गया है। अगर शरीर में रक्त दूषित हो रहा है, रक्त की कमी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल को, आपके पूरे लाइफ को, सुबह से शाम तक की दिनचर्या को प्रभावित करेगा। रक्त धातु के कार्य, शरीर के हर अंग तक पोषण पहुंचाना। जैसा हमें पता है कि बॉडी हमारी उसको तोड़ती है। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो मुंह से हम लोगों ने चबाया है ना, फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में गया, स्टमक में HCl से उसका मिलन हुआ है ना, HCl से उसके न्यूट्रिशंस ब्रेक डाउन हुए, देन उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता है जहाँ पे कि बाकी बचे हुए जो न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसका ब्रेक डाउन होता है। देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे एसिमिलेशन होता है, बचा कुचा जो जल है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देन वो रेक्टम में आके इकट्ठा होता है जो बचा हुआ मल है, और उसके बाद हमें फिर उसे हम स्टूल के माध्यम से पास आउट करते हैं। तो जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो वो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है वो हमारे रक्त में फिर जा कर के मिलता है ना। मान लीजिए कार्ब्स निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है ना, मिनरल्स विटामिन्स निकल रहे हैं, तो वो हमारे रक्त में जाके मिलेंगे, और रक्त में मिलेंगे तभी पूरे शरीर तक वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, क्योंकि रक्त ही हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल करती है। पोषण खुद ही नहीं जाएगा उस जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है सेल्स को। त्वचा की लालिमा को जैसे कहते हैं ना, नेचुरल जो एक जो ब्लश है वो उनके स्किन पे, उनके गालों में दिखेगा। एक जो हम लोग आर्टिफिशियली जो ब्लश लगाते हैं तो कि हमारा रेड रेड सा एकदम एकदम सुंदर सा ग्लोइंग फेस दिखे, तो उनके चेहरे में खून की मात्रा इतनी अच्छी होगी कि बॉडी इसमें पूरे फेस में चमक होगा। अगर शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ है, यानी कि आप खाने के माध्यम से कुछ आपने बासी खाना खा लिया जिसके चलते अगर कुछ फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, वो भी बॉडी से वो निष्कासन करने के लिए काफ़ी है, अगर रक्त सही शुद्ध है तो। मन को स्थिर रखता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करने देगा, मन को शांत रखेगा, शरीर में एक जो गर्मी है उसको बनाए रखेगा। गर्मी अधिक हो जाना भी सही नहीं है, लेकिन एक शरीर में नेचुरल जो हीट है ना वो शरीर में बना रहे। इसको कहते हैं ना, अगर अनेमिया हो गया है, खून की कमी, तो उनका अक्सर शरीर ठंडा पड़ा रहेगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, रक्त धातु के चलते शरीर में एक जो बॉडी की जो नेचुरल जो तापमान होता है वो बना रहेगा। अब अगर ये असंतुलित होते हैं, रक्त अगर हमारा अनबैलेंस्ड होता है तो उसके क्या लक्षण हैं? तो रक्त की कमी होगी तो क्या होगा, एक टेबल बना हुआ है, और अगर रक्त की अधिकता होगी तो क्या होगा। जैसा आप देख रहे हैं कमी में क्या है, तो त्वचा पीला पड़ जाएगा, सिर चकराना, यानी आपको हमेशा एक जो वर्टिगो जिसको कहते हैं ना, वर्टिगो एक बीमारी है जिसमें कि आपको चक्कर काफ़ी आता है।
देख करके भी किसी गोल गोल घूम रहे हो चीज़ तो उसको भी देख के चक्कर आने लग जाता है, या फिर आप तीव्र गति में सांस लेते हो, सीढ़ी ऊपर नीचे करते हो तो चक्कर आ जाना। कमज़ोरी, थकान बना रहेगा। अनियमित मासिक धर्म, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में भी वो प्रभाव डालेगा। और अगर उसकी अधिकता हो गई तो चेहरे पे फुंसियाँ और मुहासे आएंगे, यानी अधिकता भी सही नहीं है। शरीर में एक जलन, जैसा कि गर्मी अगर अधिक बढ़ गई तो फिर पित्त प्रज्वलित हो जाएगा, पित्त दूषित हो जाएगा, जिसके चलते फेस में मुहासे, कील मुहासे आएंगे। शरीर में जलन, जैसे नक्सीर जिसको कहते हैं ना, कि नाक से खून, ब्लीडिंग होना। ज़्यादा अगर गर्मी हुई तो किसी किसी को नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है, चक्कर आके गिर जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर, ये भी दिक्कत करता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के भी आप पेशेंट्स हो सकते हैं फिर, तो अगर ये असंतुलित हुआ तो। अब यहाँ पे एक चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखें तो अगर रक्त की कमी है तो हम क्या लें और कब लें, ठीक है। तो रक्त की कमी है तो हम आंवला चूर्ण और मिश्री को साथ में ले सकते हैं, करीबन 1 चम्मच के अंदर तक, मतलब उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। यहाँ पे उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हाँ हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आंवला चूर्ण और मिश्री का सेवन करना है सुबह खाली पेट, ठीक है। क्योंकि आंवला और मिश्री दोनों ही एक तरह से, अब स्पेशली मिश्री, वो उसका तासीर काफ़ी ठंडा होता है, तो हम इसका लें ताकि हमारा शरीर भी अंदर से ठंडा रहे। और त्वचा की चमक, गाजर चुकंदर का रस लें। अगर चमक नहीं आ रही बॉडी में, एक जो खून की कमी हो रही है, तो गाजर चुकंदर का भी आपको वर्णन होता है कि इसका रस लें। तो ये दोपहर में भोजन से पहले लेना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अधिक रक्त दोष है, यानी कि शरीर में, बॉडी में रक्त बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आप गिलोय और धनिया का पानी ले सकते हैं। गिलोय के डंठल या गिलोय के पत्ते, आई थिंक जो गिलोय के डंठल है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, तो दोनों के पानी लें, मतलब कि रात भर उसे भिगो के रखें, सुबह गर्म करके पी लें। तो आप इसे सुबह और शाम चाय के साथ सिप सिप करके चाय के जैसा पी सकते हैं। तो देखिए इतने सारे चीज़ें, ये नहीं कि सभी करना है, ठीक है ना। आप देखिए इस समस्या में से जो आपसे जो ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है, आप उस चीज़ को आजमाइए। अगर आपकी पीसीओडी बढ़ रही है की समस्या, दिक्कत हो रही है, तो पहले तो वहाँ पे हमें कारण जानना है, क्योंकि पीसीओडी जो अपने आप में है ना, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पीसीओडी में भी टाइप्स ऑफ पीसीओडी, कहीं तो सूजन हो जाता है तो कहीं किसी और चीज़ के कारण होता है। अगर मान लीजिए कहीं कपालभाति काम आता है मासिक धर्म की गड़बड़ी में, तो वहीं पे कहीं कपालभाति आप कर लीजिएगा पीसीओडी में, तो फिर आपके वो मासिक धर्म की समस्या और बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ओवरऑल एक पीसीओडी का मैं नाम बता रही हूँ, वो एक अलग विषय हो जाता है, वो बहुत डिटेल में मैं कभी चर्चा करूँगी उस पर भी। तो आप उसमें गुड़ अजवाइन का पानी लें, और रात में सोने से पहले, जैसे कभी कभी होता है कि हमें पीरियड्स आ ही नहीं रहे, सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद, और किसी किसी का है कि पीरियड्स रुक ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो अजवाइन जो है वो जनरली कहीं ना कहीं इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो जिन्हें पीरियड्स नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आप इसका सेवन करें, ठीक है। इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा, मतलब कह लीजिए कि डिस्ट्रॉयड हो गया है, वो बन ही नहीं रहा है उसका लेयर, जिसके चलते पीरियड्स नहीं आ रहा है। तो इंडोमेट्रियम वॉल का बनना बहुत ज़रूरी है। एक मैंने पेशेंट देखा है, उनका करीबन 7 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहा था, मतलब 7 मंथ हो गए। तो डॉक्टर ने सब कुछ देखा, सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट समस्या क्या निकली है, हार्मोनल बैलेंस नहीं होने के चलते हैं। वो टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही थी, स्ट्रेस के चलते उनको ये समस्या हो गई। लेकिन अभी 9 मंथ हो गए हैं, मगर इंडोमेट्रियम वॉल का जो एक निर्माण है वो धीरे धीरे पहले से बेहतर हो रहा है, तो अब आ जाएगा कुछ दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ उस दौरान आपके बॉडी में हो सकता है जब नहीं आ रहा है। तो खैर वो इसीलिए मैंने कहा कि अलग विषय है, आप उसको भी हटा ही दें, वो एक्स्ट्रा के लिए उसमें लिख दिया गया है। गिलोय धनिया का जल कैसे बनाएं, मैं ये आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप इसको एक बार देख लेना। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, इसमें शंका हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इसकी मैं संतुलन की निशानी कहूँ तो चेहरे पे एक चमक होगा, मन प्रसन्नता होगा, स्थिर होगा, शरीर में थकान नहीं रहेगी, मासिक धर्म की जो समस्या है वो नियमित हो जाएगी। अब मैं मांस पे आती हूँ, यानी कि मसल्स टिश्यूज़ पे। यह शरीर की शक्ति, स्थिरता और आकृति को प्रदान करता है। शरीर में कभी कभी हमारे मसल्स मास हम नहीं गेन कर पा रहे होते हैं, तो ये क्या कारण होता है मसल्स मास। केवल लोग कहते हैं प्रोटीन
इनटेक करो या जिम वगैरह करो, है ना। तो सिर्फ प्रोटीन इनटेक और जिम से नहीं हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 8% को तो वो सूट कर जाएगा और बॉडी मास बिल्डअप भी हो जाएगा, लेकिन 2-3% ऐसे होते हैं, मैंने जिम में भी देखा है कि नहीं हो पाता। तो जिम में एक तरह से मॉडर्न न्यूट्रिशंस को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे हम इतनी गहराई में जाएंगे ही नहीं और ना ही उन्हें पता होता है। तो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके दोष असंतुलित हैं और साथ ही साथ ये धातु असंतुलित है, यानी कि मांस नहीं बन रहा है। तो इसके पहले हमें देखना होगा कहीं ना कहीं उनके खान पान में रस ठीक से नहीं आ रहा है, रक्त नहीं आ रहा है ना। तब जा कर के ये चीज़ें हो रही हैं, तभी मांस का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर ये हो तो हमारा शरीर मजबूत, एक कह लीजिए बलवान, स्थिर, साथ ही साथ एक जो अच्छा बॉडी का शेप है वो आएगा हमारे। मांस की अधिकता होगी, मांस की कमी होगी तो क्या होगा, कमज़ोरी और थकान। और मांस की कमी है तो कमज़ोरी और थकान, झुर्रियाँ, मांसपेशियों में दर्द और असमय बाल सफ़ेद होना, ये सब मांस की कमी से ही होता है। और अगर मांस की अधिकता हो जाएगी तो मोटापा, भारीपन, है ना, गांठें बनना, कहीं कहीं पे शरीर में से गांठें बनती हैं, शरीर में सुस्ती, त्वचा में कसाव, ये सब चीज़ें आपको फिर देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा मांस धातु का बनना भी सही नहीं है। ये जो गांठें हैं ना, कभी कभी हमारे ब्रेस्ट में भी ये बन जाता है। ये मेरी एक फ्रेंड में ये समस्या थी, जिसके चलते उसे फिर आगे चल के बहुत दर्द होने लगा और एक समय के बाद फिर उसकी सर्जरी करके वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मसल्स जो गेन हुआ था उसे निकालना पड़ा। तो ये सब समस्याएं भी आती हैं। समस्या औषधि सेवन विधि, यानी कि जो समस्या है उसके आधार पे आपको क्या लेना है और कब लेना है, विधि क्या है उसकी। तो यहाँ पे विस्तार पूर्वक तो नहीं, लेकिन एक आपको ओवरव्यू मिल गया है कि अगर कमज़ोरी है शरीर में, है ना, बहुत ज़्यादा दुर्बलता है शरीर में, तो आप मूंग दाल का सेवन करें या तिल का लड्डू का सेवन करें। एक सेकेंड, मूंग की दाल और तिल का लड्डू, है ना। कभी कभी आप देखते हैं मूंग दाल की जो एक तरह से कह लीजिए कि चाहे वो खिचड़ी हो गया या मूंग दाल का जो हलवा होता है ना, उसमें थोड़ा आप तिल मिला सकते हैं और उसके छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। या तो फिर केवल लड्डू बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका एक हलवा और उसके ऊपर से तिल वगैरह आपने छींट दिया तो वो भी आपके लिए अच्छा है। सुबह नाश्ते के साथ इसका सेवन करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई इन प्रोटीन और कह लीजिए डाइजेशन के लिए थोड़ा दिक्कत करेगा। तो इसीलिए हम इसको सुबह सुबह खाली पेट लें, जैसे नाश्ते के साथ ही इसको हम सेवन करें। तो क्योंकि मॉर्निंग के समय में हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छी होती है और जो शरीर सुबह सुबह लेगा, शोषित करेगा, तो वो पूरे शरीर में अच्छे से पहुंचाएगा। इसीलिए जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव फ्रूट्स वगैरह हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप उसको मॉर्निंग में ही लें, जैसे कि फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है। इसीलिए इन सब चीज़ों का वर्णन सुबह में ही कहा गया है। अगर मांस वृद्धि हो रही है आपकी ज़्यादा, गांठें हो रही है कहीं कहीं पे, तो आप त्रिफला चूर्ण लें। त्रिफला चूर्ण आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल भी है और आप इसको रात में सोने से पहले आप इसका 1 चम्मच या हाफ चम्मच से आप स्टार्ट करें। कोई भी नई चीज़ अगर आप अपने लाइफ में ला रहे हैं तो कम मात्रा से ही स्टार्ट करें। तो हाफ चम्मच, छोटे चम्मच का हाफ चम्मच, या छोटे चम्मच काफ़ी छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रात में इसको ले लें और फिर नॉर्मल हल्का गर्म गुनगुना पानी पी लें। मांसपेशियों का दर्द, अगर मसल्स में बहुत ज़्यादा ही क्रैम्प्स आ रहे हैं तो अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और गुड़, तो इनके आप लड्डू बना सकते हैं, या फिर अलसी के बीज को हल्का सा फ्राई करके, ड्राई रोस्ट करके गुड़ के साथ उसे आप पीस दें, है ना, मिक्सी में। और देन उसके बाद उसे, जैसे आलू का पराठा होता है ना, उसी तरीके से आप इसको आटे के अंदर स्टफ़ करके आप इसका रोटी बना करके घी में तल के या फिर नॉर्मल तल करके और ऊपर से फिर घी डाल कर खाएं, तो ये टेस्टी भी हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाएगा, है ना। तो सुबह खाली पेट, यानी सुबह मॉर्निंग में नाश्ता के रूप में आप जैसे आलू का पराठा लेते हैं तो बजाय उसके आप इसका पराठा वगैरह लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ हो रही है कम समय में, तो गाय का घी बहुत उत्तम माना गया है, चाहे वो स्किन के मसाज के लिए हो या हेयर्स के ग्रोथ के लिए हो। और घी खाना भी अच्छा है, घी लगाना भी अच्छा है, बस घी शुद्ध होना चाहिए। और अगर झुर्रियाँ बढ़ रही हैं तो रात में दूध के साथ इसका आप सेवन कर सकते हैं, घी का। मांस धातु की विशेष औषधि,
तो आप अगर इसकी औषधि की मैं बात करूं तो इसमें एक लड्डू बनाने का वर्णन है जो आप बना सकते हैं। 100 ग्राम तिल, 50 ग्राम गुड़, 2 चम्मच गाय का घी, सबको मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बना ले। प्रतिदिन एक लड्डू सुबह दूध के साथ लेने से मांस धातु संतुलित रहती है। मांस धातु की निशानी, अगर मांस धातु संतुलित है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, तो शरीर में एक ताकत का महसूस होगा, शरीर में हमेशा स्फूर्ति बनी रहेगी, स्थिरता भी बनी रहेगी, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, ओवर थिंकिंग नहीं होगा ज़्यादा, त्वचा में कसाव और चमक रहेगा। एक जो टाइटनेस होती है ना जो हम लोग करते हैं कि हमारा स्किन टाइट रहे फेशियल के बाद जैसे होता है, तो वो कुछ महीने तक ही टिकता है। अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करें और थोड़ा नियमित अपना दिनचर्या करें, योग अभ्यास करें, तो ये नेचुरल चीज़ें होंगी। फिर आपको कभी भी कोई सप्लीमेंट्स और कोई ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी मांसपेशियों में वैसा ऐंठन या दर्द नहीं होगा। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल इसको ख़त्म करेंगे और मैं ये PDF आप सभी को भेज देती हूँ ताकि आप इसको एक बार ओवरव्यू अच्छे से एक बार कर लें और फिर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो कल मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी और ज़्यादा, ठीक है, ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो बस 36 पेजेस के ये हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।